नमस्कार। आप देख रहे हैं गन्ना शोध परिषद का ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम मिठास और मैं यश के पाठक प्रसार अधिकारी आप सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि हम हर मंगलवार को सायं 4 बजे गन्ना खेती के समसामयिक विषयों के साथ आपसे रूबरू होते हैं और उसी क्रम में आज जो हमारा विषय है वो है गन्ने में माइट कीट का जो प्रकोप देखा जा रहा है और जो टॉप रॉट बीमारी देखी जा रही है उसके बारे में हम आप चर्चा करेंगे आपको कि क्या उसके लक्षण हैं, जो माइट कीट लगता है उसके क्या लक्षण हैं, या टॉप रॉट बीमारी जो गन्ने में लगती है उसके क्या लक्षण हैं और उसको कैसे हम नियंत्रित करें, इसके बारे में हम विस्तार से आज आपसे चर्चा करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि जो किसान भाई इस फेसबुक लाइव से जुड़ रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरा उनसे ये अनुरोध होगा कि वो उस कार्यक्रम को जो हमारा ये नोटिफिकेशन है उसको लाइक और फॉलो जरूर करें, ताकि जो भी हमारा ये कार्यक्रम होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, प्रवीण सिंह जी जुड़ गए हैं और बागीश कंबोज जी जुड़ गए हैं, अमित सिंह जुड़ गए हैं। सभी लोग जुड़े रहिए, कार्यक्रम से आज बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। संजीव सिंह जी जुड़ गए हैं, तो सभी लोगों का धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में। और आइए हम चर्चा करते हैं। बागीश जी लिख रहे हैं कि मैं हर बार आपका प्रोग्राम देखता हूं। बागीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम से जुड़े रहिए। हमारा ये प्रयास है कि आप सभी लोगों को गन्ना खेती की जो वैज्ञानिक जानकारी है, कीड़े और बीमारियों के बारे में जानकारी दें। सूरज बाल्यान जी भी जुड़ गए हैं, सभी लोग जुड़े रहिए। आइए हम आपका परिचय कराते हैं। जो आज के हमारे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सुजीत प्रताप सिंह, जो यहाँ पे पादप रोग वैज्ञानिक हैं, हमेशा रूबरू होते रहते हैं आपसे गन्ने के कीट और बीमारियों के बारे में। तो आइए हम चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, इस समय गन्ने की पत्तियों पे जो माइट कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, कई किसान भाइयों के फोन भी आ रहे हैं, फोटोग्राफ्स भी आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि माइट कीट के बारे में विस्तार से किसान भाइयों को बताएं। नमस्कार किसान भाइयों, और आज चर्चा का बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि इस समय वर्तमान में जितने फोन कॉल्स, बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स रिसीव हो रहे हैं, जो कि उसमें एक प्रमुख जो चूसक कीट का फोन कॉल्स आ रहे हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिसके लक्षण उसके पहचान पाते हैं, कुछ ऐसे किसान भाई हैं वो लक्षण नहीं पहचान पाते हैं। तो जो नहीं पहचान पाते हैं, कुछ हमारे सिम्टम के बेस पे हम उनको प्रयास करेंगे कि वो पहचानना शुरू कर दें, जिसके बेस पे अगर वो शुरुआती अवस्था में पहचान लेता है तो बड़ी आसानी से नियंत्रित कर सकता है। तो माइट की चर्चा हम आज करेंगे। माइट एक चूसक कीट की संज्ञा में आता है और एक माइनर पेस्ट की संज्ञा में आता है, जो हमारी लिटरेचर कहती है कि ये एक माइनर पेस्ट है। और माइनर पेस्ट में ये जो माइट का प्रकोप होता है जहां तहां कहीं कहीं दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान परिवेश में इस साल हमने जो देखा है, आंका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माइट का प्रकोप बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। और माइट को हम सामान्य अगर भाषा में, किसानों की भाषा में कहते हैं तो इसे हम मकड़ी कहते हैं। मकड़ी एक चूसक कीट होता है और मकड़ी का प्रकोप खेतों में जहां तहां दिखाई देता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे सेंट्रल यूपी में भी मकड़ी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। ईस्टर्न यूपी में भी दिखाई दे रहा है, अपेक्षाकृत वहां पे कम इसका प्रकोप आया हुआ है। अगर हम माइट की बात करें तो माइट में थोड़ा सा हम इसका परिचय देते हुए इस पे व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे। माइट कुल 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अगर माइट 4 प्रकार के मुख्य माइट कीट है जो कि गन्ने में ये प्रभावित करते हैं। अगर संपूर्ण विश्व की बात करें तो 500 माइट की ऐसी स्पीसीज होती हैं, जातियां होती हैं, जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं। और ये 500 जातियों में से 30 ऐसी जातियां होती हैं माइट की, जो कि गन्ने की किस्मों को जहां तहां निश्चित रूप से किसी न किसी रूप से उसे प्रकोप आता रहता है, किसी न किसी रूप से वो नुकसान पहुंचाने का काम करती है। और ये 30 माइट की 30 जातियां हैं, और ये 30 किस्मों में से कुल ऐसी 4 ऐसी किस्में हैं जो कि मुख्य किस्में होती हैं माइट की, मकड़ी की, जो कि किसान भाइयों के खेत पे परिलक्षित होती रहती हैं समय समय पे। और उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं और ये माइट कौन कौन सी होती हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। अगर मकड़ी की हम बात करें तो कुल 4 प्रकार की होती है, जैसे मैंने चर्चा की आपके साथ, और उसको फिंगर काउंटिंग के माध्यम से हम किसान भाइयों के बीच में हम समझाएंगे। पहला रेड माइट कहा जाता है। रेड माइट जो कि ओलिगोनाइकस इंडिकस होता है, और इसका ये ओलिगोनाइकस इंडिकस जो कि जूलॉजिकल नेम है, इसका हम एक वैज्ञानिक नाम बता रहा हूँ, रेड माइट है। दूसरा येलो माइट कहते हैं, और येलो माइट को भी हम वेब माइट की संज्ञा देते हैं। और तीसरा ब्लिस्टर माइट होता है, जो कि समय समय से किसानों के खेतों में परिलक्षित होता रहता है। और चौथा रस्ट माइट होता है, और रस्ट माइट के लक्षण भी उसी तरह रस्ट के जैसे, डिजीज के जैसे होते हैं। और ये चारों के अलग अलग व्याख्यान के साथ हम चर्चा करेंगे किसान भाइयों के बीच में। रेड माइट की बात करें तो रेड माइट ज्यादातर जो दिखाई देता है
ये कोमल गन्नों के बीच में ज्यादा दिखाई देता है। जो मुलायम गन्ने होते हैं उनकी पत्तियां मुलायम होती हैं, इसकी वजह से मुलायम पत्तियों पे इसका प्रकोप ज्यादा दिखाई देता है। ऐसी परिस्थितियों में इसके लक्षण कैसे आएंगे? ओलिगोनाइकन जो इंडिकस होता है, इसके लक्षण पत्तियों के ऊपर, मैं पत्तियों पे दिखाता हूं किसान भाइयों के। ये जो रेड माइट होता है सबसे ज्यादा पुरानी पत्तियों पे परिलक्षित होता है। पुरानी पत्तियों के साथ साथ यंग लिप पे भी दिखाई देता है। जब गन्ने की उम्र 30 से 90 दिन की हो जाती है, और इस तरह अगर हम सामान्य भाषा में कहते हैं तो 1 महीने से लेके 3 महीने की क्रॉप हमारी होती है, उस समय रेड माइट का प्रकोप बहुत तेजी से फैलता है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की शायद है, जब गन्ना हमारा जमाव काल ले लिया 30 दिन के बाद और 90 दिन के पहले 3 महीने के बीच में इसका प्रकोप ज्यादा दिखाई दिया। इसके लक्षण शुरुआती अवस्था में पुराने पत्तियों पर भी दिखाई देते हैं, उससे साथ साथ जो कि लेटर स्टेज वाली पत्ती होती है उस पर ज्यादा दिखाई देता है। इसमें दिखाई कहाँ देता है? माइट बहुत ही छोटे आकार के पेस्ट होते हैं, बहुत छोटे आकार के चूसक कीट होते हैं। छोटे आकार की अगर इनकी साइज की हम बात करते हैं तो 0.2 से 0.5 mm इसका आकार होता है, लंबाई होती है, बहुत ही छोटे होते हैं। नेकेड आई से हम नहीं दे सकते, खुली आंख से इसको देखना संभव नहीं होता है। और ये जो पत्तियां की आप ऊपर देख रहे हैं, इस तरह से साइज होती है। किस तरह के लक्षण रेड माइट की जो बात आप बता रहे हैं, किस तरह के लक्षण दिखते हैं? रेड माइट की अगर हम बात करें तो ये पत्तियां की जो एपिडर्मिस होती है, लीफ लेमिना का ऊपरी सतह होता है, इस ऊपरी सतह में एपिडर्मिस लेयर जो परत होती है उसके अंदर ये अंडे दे देती है। अंडे देने के बाद इसकी जो मीजोफिल सेल होती है, गन्ने की इसके जो पत्तियों के उतक होते हैं, इसके अंदर बैठ के मीजोफिल सेल को ये खाना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। जब वो एडल्ट हो जाती हैं, खाने के साथ साथ इसमें क्लोरोसिस हो जाएगी, क्लोरोफिल की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगता है। जब क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाएगी तो रेड पैचेस दिखते हैं इसमें। इसके लक्षण बहुत छोटे छोटे रेड पैचेस दिखेंगे, जैसे मैं ये ब्लैक पेन से डॉट कर रहा हूं, इस तरह से रेड पैचेस दिखेंगे। कहीं कहीं ये रेड पैचेस ज्यादातर कोलेप्स होके मिलके ये बड़े बड़े लाल लाल धब्बे भी दिखते हैं, बड़े बड़े लाल धब्बे दिखाई दे सकते हैं। तो पत्तियों पे रेड कलर के जो धब्बे दिखाई देते हैं, मुख्य रूप से ये रेड माइट के लक्षण होते हैं, जो कि कोमल गन्नों के पत्तियों पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो अभी किसानों के फोटोग्राफ्स आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं, गन्ने की पत्तियों पे सफेद सफेद ऐसे अंडाकार ऐसे लाइनें बनी हुई हैं, तो वो रेड माइट, वही रेड माइट है। रेड माइट बिल्कुल हो सकता है, रेड माइट हो सकता है, क्योंकि रेड माइट के जो आ रहा है, जो अगर हम वैरायटी की बात है, बहुत सारे ऐसे विशेष किस्में हैं जो कि उसमें पत्तियां लाल होने की शिकायत शुरुआत से दिखाई देती है। वर्तमान में पर इसमें जो गन्ने चल रहे हैं उसमें लाल होने की पत्तियों की शिकायत आती है। मुख्यतः ये लाल उसी वजह से होती है जब रेड माइट का आपतन प्रकोप आता है तब। और रेड माइट में जो लक्षण बताया कि पहले रेडिस पैचेज आएंगे, पहले पैचेज एक दूसरे से मिलके उसके पैचेज बड़े हो जाते हैं, और इसमें फोटोसिंथेटिक प्रक्रिया जो होती है, भोजन बनाने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की मात्रा जो होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। और जब इसका प्रकोप ज्यादा हो जाएगा तो पूरा का पूरा पत्ती ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। तो ये रेड माइट के लक्षण हुए। और रेड माइट के लक्षण हमने बताया कार्यकाल कब आता है? 30 से 90 दिन का जब क्रॉप हमारी फसल होती है, उसी समय रेड माइट का प्रकोप आता है। और रेड माइट के बाद हम अगले माइट की अगर हम बात करते हैं, इसको नियंत्रण की अगर बात करें तो इसको कैसे नियंत्रण करने की, सारे माइट के नियंत्रण एक ही में बताऊंगा, और इसको आखिरी में बता दूंगा कि जितने भी माइट आ रहे हैं उनको नियंत्रण एक बार कैसे करेंगे। बहुत आसान है नियंत्रण करना। अगर हम येलो माइट की बात करें, जो कि दूसरा है ओलिगोनाइकस सैकराई जिसे हम कहते हैं, ओलिगोनाइकस सैकराई जो कि वैज्ञानिक नाम है। अगर हम येलो माइट की बात करते हैं तो येलो माइट ये दिखाई देता है 90 से 120 दिनों पे ये लगातार दिखाई देगा। और दिखाई देने के साथ साथ इसके लक्षण क्या है? इसकी भी साइज बहुत छोटी होती है। इसका जो आकार होता है लगभग 0.2 से 0.5 mm इसका आकार होता है, जिससे कि हम खुली आंखों से इसको हम नहीं देख सकते। इतने छोटे आकार होने की वजह से कठिनाई होती है। और इसका भी लक्षण वही होता है, बस अंतर यह है कि ये वेब के रूप में पाई जाती है। वेब माइट जो कि सामान्यतः किसानों के फील्ड पे दिखाई देती है, किसानों के फील्ड पे दिखाई देता है। और इसके लक्षण जो हमने बताया, वेब माइट जो आती है, जो इस समय दिखाई पड़े ज्यादा इस तरह सफेद, ये मैंने एक आकार बनाने की कोशिश किया है। ठीक, यही चीज ज्यादा काफी किसानों जो को इस तरह से दिखाई दे रहा है, गोल गोल ओवल शेप में, अंडाकार शेप में, यूनिफॉर्म, लगभग 6 से 8 पंक्तियों में ये मध्य सिरा है। सफेद दिखाई पड़ते हैं, ये सफेद रंग के ये धब्बे दिखाई देंगे, ये वेब होते हैं। वेब को और सामान्य भाषा में अगर हम कहते हैं तो ये मकड़ी का जो जाल होता है, मकड़ी के जाल होते हैं। ये एक तरह से उनके कपड़ा एक तरह से का है। वेब मींस कपड़ा की बात करें, कपड़े के अंदर ये अंडे बैठे रहते हैं। और एक वेब में कम से कम 6 से 8 अंडे पाए जाते हैं। 6 से 8 अंडे एक वेब में पाए जाते हैं। इस तरह से ये पूरी पंक्ति पाई जाती है। 6 से 8 पंक्तियों का एक समानांतर होता है, पैरेलल चलता है, समानांतर यूनिफॉर्म होता है। ये जो मध्य सिरा है इसके इधर भी आएगा, इसके इधर भी आएगा। इसे येलो माइट कहते हैं, वेब माइट की संज्ञा दी गई है। और वेब माइट की अगर हम बात करते हैं तो सामान्यतः ये
जब तापमान हमारा जून से और जुलाई अगस्त सितंबर होता है, इस समय ज्यादा दिखाई देता है। उच्च तापमान में ये फेवरेबल होता है। जितने भी हम माइट की बात कर रहे हैं, चाहे वो रेड माइट की बात करें, येलो माइट की बात करें या वेब माइट की बात करते हैं, तो ये जब तापमान हमारा ज्यादा दिखाई देता है, यूं कहें मिड मई से लेके ये अगस्त लास्ट तक ये दिखाई देता है येलो माइट। और येलो माइट के सिम्टम जो हमने बताया कि इस तरह के सिम्टम दिखाई देंगे, पैचेज दिखाई देंगे, माइट इस तरह से खरौदा दिखाई देगा, वेब की तरह यूनिफॉर्म समानांतर रूप से ये दिखाई देंगे, पूरे पत्तियों पे दिखाई देंगे। और वेब की संख्या की अगर हम बात करें तो सामान्यतः ये 2 से 500 की संख्या में होता है सामान्यतः, लेकिन ज्यादा प्रकोप होने पे अगर ये इसका प्रकोप पूरे खेत में पूरे पत्तियों पे यहां से ऊपर तक हो गया, लगभग इसकी संख्या 1300 से 1500 हो सकती है। और 1300 से 1500 होने के साथ साथ इसका प्रकोप ज्यादा होगा और धीरे धीरे इसमें क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, पत्ती पीली पड़ने लगती है। तो ये येलोमाइट के लक्षण इस तरह से आता है। और येलोमाइट के कंट्रोल की अगर हम बात करें तो सेम कंट्रोल अभी हम चर्चा करते हैं। ये तो रही चर्चा येलोमाइट और वेब माइट, कितने तरह के माइट होते हैं माइट की। इसके बाद अगर एक और माइट की हम बात करते हैं तो ब्लिस्टर माइट आता है। और ब्लिस्टर माइट सामान्यतः कहाँ रहता है, और ब्लिस्टर माइट की अगर बात करते हैं वैज्ञानिक भाषा की बात है, एसेरिया सैकराई होता है। एसेरिया सैकराई पाया कहाँ जाता है? ब्लिस्टर माइट को मुख्यतः अगर सामान्य भाषा में कहते हैं, इसे हम शीत माइट की भी संज्ञा दे सकते हैं। शीत माइट में होता है, क्योंकि ये हमेशा लीफ शीत में पाया जाता है और ये लीफ शीत में पाया जाता है और ये अंदर की तरफ पाया जाता है। आप देखिए, और अंदर की तरफ ये माइट पाया जाएगा, इसके मकड़ी की तरह मकड़ी के जैसे हो, मकड़ी का प्रकोप अंदर जैसे होगा। और ये इसका मुख्य लक्षण, चूंकि यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, गोल गोल सर्कुलर फॉर्म में ये पैचेज बने रहते हैं जो मुख्य लक्षण होते हैं। और ये गोल गोल दिखाई देंगे और ये गोल गोल उभार इधर भी आ जाता है, लीफ शीत पे भी आ जाता है। और इसे हम फपोले जैसे कहते हैं, फपोले जैसे उठ जाता है। और ये पूरी की पूरी पत्तियों पे फपोले जैसे उठ जाएगा। आप देखेंगे रेड कलर के, रेड रंग के, लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे और अंदर से गहरे लाल रंग के दिखाई देते हैं। ये मुख्यतः ये रेड माइट के लक्षण होते हैं, जिसकी वजह से अंदर से इसका प्रकोप माइट का दिखाई देता रहता है। और इनके पूरी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं, एक जितने भी हमने माइट की चर्चा किया, 3 माइट की चर्चा किया, और एक और माइट छूटता है जिसे हम कहते हैं रस्ट माइट। और ये रस्ट माइट सामान्यतः अगर इसके लक्षण की बात करें, जो डिजीज आती है, रोग आता है गन्ने में, रस्ट डिजीज। रस्ट डिजीज में भी ये इस पे छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे, लाल रंग के दिखाई देंगे, ऑरेंज रंग के दिखाई देंगे। सेम उसी तरह एक लक्षण दिखाई देगा जो कि हम रस्ट माइट का कह रहे हैं। रस्ट माइट के लक्षण दिखाई देते हैं। और रस्ट माइट के लक्षण इसके दिखाई, पूरी लाइफ साइकिल की अगर बात करें, सारे माइट का जो ये पेस्ट है, बहुत माइनर पेस्ट कहा जाता है। इसकी लाइफ साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ साइकिल लगभग पूरा मिला के 30 से 30 दिन के आसपास इसकी लाइफ साइकिल चलती है। और थोड़ी सी इसकी बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं कि ये माइट क्या होता है, कैसे आता है और कैसे काम करके चला जाता है। किसान भाइयों को पूरे खेत में 4 प्रकार के माइट दिखाई देते हैं सामान्यतः। और ये जो शीत माइट दिखाई देता है, ये पूरे वर्ष भर दिखाई देता है, कहीं न कहीं से पूरे वर्ष में गन्ने के पौधों को प्रभावित करता रहता है। अगर हम माइट की बात करें, इसके लाइफ साइकिल की थोड़ी बायोलॉजी की बात करें, तो मेल और फीमेल जो हमारी माइट होती है, मेल और फीमेल में मेटिंग होने के बाद पश्चात क्या होता है कि 96 घंटे बाद मेल का जो एडल्ट होता है वो मर जाता है। फीमेल का एडल्ट जो होता है वो सर्वाइव करता है, तब तक सर्वाइव करेगा जब तक कि वो अंडे की एग लेइंग की प्रक्रिया पूरी ना कर सके। जैसे ही एग लेइंग की प्रक्रिया पूरी होती है, और ये एग लेइंग अंडा देने की प्रवृत्ति को हम एग लेइंग की प्रक्रिया कह रहे हैं। मादा एडल्ट में हम क्या कहते हैं, अगर एडल्ट में अंडा देने की प्रक्रिया लगभग 16 दिन में खत्म हो जाती है, तो एक मादा केस में 16 दिन के ये जिंदा रहती है, उसके बाद ये सामान्यतः मर जाती है। और जो नर एडल्ट की मैंने बात किया कि वो मेटिंग प्रक्रिया के बाद मर जाता है। सामान्यतः जो मेटिंग प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेते हैं, जो नर होते हैं, वो 12 से 14 दिन तक आराम से जीवित रह सकते हैं, लगभग 20 दिन तक आराम से जीवित रहते हैं। तो ये तो रही हमारी थोड़ी सी बायोलॉजी, जो कि मकड़ी का मैंने बताया आप लोगों के बीच में। तो इस तरह से मकड़ी के जो जाल फैले हुए हैं, 4 प्रकार मकड़ियों की वजह से गन्ने की फसल आज की डेट में प्रभावित हो रहा है। और इसके कंट्रोल की बात करें, अगर नियंत्रण की बात करें, सबसे प्रमुख विषय आता है कि अगर ये मकड़ी खेत में लग जाए तो इसको नियंत्रण किसान भाई करे कैसे। इसको नियंत्रण करने के लिए अगर हम बहुत ही सस्ती दवा की अगर बात करें, सल्फर की डस्टिंग भी कर सकते हैं आप। सल्फर पाउडर होता है, उसको हम डस्टिंग भी कर दें तो ये माइट का प्रकोप आप खेतों में कम हो सकता है। अगर लिक्विड की बात करें, हम स्प्रे के माध्यम से देना चाहते हैं, तो 1 किलो सल्फर और 30 ग्राम चूना मिलाने के बाद 625 लीटर पानी में डाल के 1 हेक्टेयर की मात्रा के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए उसमें हम स्प्रे कर देंगे, तो माइट की जितनी भी समस्या हम देख रहे हैं ये समाप्त हो जाता है। ये सस्ती दवा है। अगर हम किसी अन्य कीटनाशक की बात करते हैं,
तो अन्य कीटनाशक में हम इमिडाक्लोरपिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 150 से 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 625 लीटर पानी में डाल के स्प्रे हम कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई अगर प्रोफेनोफास 40 और साइपरमेथ्रिन 4% का इस्तेमाल करना चाहता है, तब भी हम 800 मिलीलीटर 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से स्प्रे कर सकता है 625 लीटर पानी में। तो इस तरह से जो भी इंसेक्टिसाइड का मैंने नाम बताया, किसी भी एक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करके इस माइट जैसे खतरनाक माइनर पेस्ट से हम बचाव कर सकते हैं। सल्फर की डस्टिंग की जो बात आपने बताया कि सल्फर की डस्टिंग कर सकते हैं, मतलब सल्फर का पाउडर हो और उसको खेत में उसका बुरकाव कर दे सीधे की पत्तियों पे। कितनी मात्रा उसकी चाहिए होगी? उसकी मात्रा जो हमने बताया कि स्प्रे के माध्यम से, अगर स्प्रे के माध्यम से, हाँ 1 किलो अगर हम स्प्रे कर देते हैं, 1 किलो हम सल्फर ले लें और 30 ग्राम चूना, सबसे बेस्ट तो यही होगा कि अगर हम स्प्रे के माध्यम करते हैं, स्प्रे हाँ ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये टारगेटेड हमारे ऑब्जेक्ट पे जाएगा। पत्ती पे अगर हम स्प्रे करते हैं तो सीधे यहाँ पड़ेगा और यहाँ पे जितनी हमारी माइट्स हैं, चाहे रेड माइट है, चाहे येलो माइट है, या वेब माइट है, या जो भी माइट है हमारा ये ब्लिस्टर माइट है, इस पे हम टारगेट पे डालेंगे तो जल्दी समाप्त हो जाएगा और बहुत जल्दी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। 1 किलो सल्फर 30 ग्राम चूना, 30 ग्राम चूना 1 हेक्टेयर के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए 625 लीटर पानी में डाल के वो स्प्रे कर सकता है। तो बड़ी आसानी से, हालांकि सबसे ज्यादा तो ये जो वेब माइट की बात हम लोगों ने किया, वही ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, सफेद पत्ती, ज्यादातर वेब माइट दिखाई देता है। किसान भाई हमारे वेब माइट को ज्यादा पहचानने में सक्षम होता है, इसलिए बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक मैं और आप लोगों को बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से एक मैंने एक तरह से परीक्षण करवाया, और ये किसान है जो कि महिला किसान है, और महिला किसान उर्मिला चौधरी जी हैं, उनके खेत में रेड माइट का प्रकोप बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था बुलंदशहर में। तो एक तरफ उन्होंने इंसेक्टिसाइड डाला, एक तरफ बिल्कुल नहीं डाला। जहां उन्होंने फिप्रोनिल का इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया, वहां पे किसी भी तरह का माइट का प्रकोप नहीं है, और जहां पे उन्होंने इसका इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया, वहां पे माइट का प्रकोप ज्यादा दिखाई दिया। तो किसान भाइयों से मेरी अपील यह है कि शुरुआती अवस्था में जब हमने बताया कि 30 से 90 दिन तक अलर्ट रहना चाहिए, 30 से 90 तक अब देख के अलर्ट रहेंगे तो नवजात पौधा जो होता है, शिशु पौधा होता है, उस पर ज्यादा अटैक होने की संभावना होती है। तो शुरुआती अवस्था में हम कीटनाशक का एक स्प्रे कर देते हैं तो किसी भी माइट का प्रकोप नहीं होने पाएगा। इसके साथ साथ उसी समय थ्रिप्स का भी प्रकोप होता है, तो थ्रिप्स के प्रकोप से भी हम बचाव कर सकते हैं। हालांकि हम लोग ये प्रयास कर रहे थे कि माइट से प्रभावित गन्ने की पत्ती आपको दिखाएं, जो गन्ने की फसल है माइट कीट से, लेकिन हमारा जो ये गन्ना शोध संस्थान है, यहाँ पे पूरे फार्म पे कहीं माइट, कहीं ऐसा कोई क्रॉप ऐसी नहीं जहाँ पे माइट लगा हो। तो फिर भी हम आगे प्रयास करेंगे कि किसी किसान के खेत से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे आगे के कार्यक्रमों में। हम लोगों ने पूरा ये सर्च किया कि चूंकि यहाँ पे माइट से प्रभावित कोई गन्ना नहीं है, इसलिए हम आपको, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताने का पूरा प्रयास किया, आपको दिखाने का कि किस तरीके से इसके लक्षण होते हैं और क्या आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं चाहूँगा कि इस समय गन्ने में जो टॉप रॉट बीमारी है, ऊपर का जो पोर्शन है वो सड़ने लगता है, उसके बारे में डॉक्टर साहब किसानों को बताएं, और संभवतः एक पौधा जो है वो कुछ प्रभावित भी है, तो हम चाहेंगे उस पौधे से आप किसान भाइयों को बताएं टॉप रॉट बीमारी के बारे में। बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि समसामयिक विषय है, और वर्तमान में बरसात का महीना जब शुरू होता है उसी समय टॉप रॉट बीमारी का शुरुआत होती है, इनिशिएशन होता है। और टॉप रॉट की बीमारी की जब शुरुआती अवस्था की अगर हम बात करते हैं, शुरुआती अवस्था में इसे हम रेड स्ट्राइप कहते हैं, मतलब लाल, इसको हिंदी में अगर हम चर्चा करें तो लाल धारी रोग, गन्ने का लाल धारी रोग जो होता है उच्च तापमान में यह दर्शित होता है। अगर उच्च तापमान की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 35-37 डिग्री सेंटीग्रेड का जब तापमान होता है, और उस समय ये लाल धारी रोग जो होता है गन्ने पे दिखाई देता है। और लाल धारी रोग के लक्षण कैसे होते हैं और कब आते हैं, सबसे पहले किसान भाइयों के मध्य में ये बताता हूँ कि आता कब है। जब मैंने तापमान की बात किया तो जब तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा, सामान्यतः बीमारी के लिए हम चर्चा करते हैं कि 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है, ये टॉप रॉट रेड स्ट्राइप जो होता है बैक्टीरिया की वजह से आता है। और बैक्टीरिया कौन सी होती है, एसिडोवोरेक्स एवनी होती है, जो कि बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया की वजह से आता है। और ये बैक्टीरिया जब तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसी समय ये ज्यादा क्रियाशील हो जाता है, और उस समय अगर ह्यूमिडिटी आ गई, अगर नमी की अवस्था में है, यदि हम इरिगेशन कर देते हैं तो रेड स्ट्राइप जो कि बीमारी इसकी शुरुआती अवस्था होता है टॉप रॉट का, वो किसान भाइयों के खेत पे दिखाई देने लगता है। उसके लक्षण कैसे होंगे ये मैं किसान भाइयों को दिखाता हूं। इसके लक्षण, शुरुआती लक्षण जो होते हैं, पत्तियों के ऊपर लाल रंग के, खूनी लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे। ये तो इसकी सेकेंडरी स्टेज है, इस तरह से ये जो, हाँ ये इस तरह से दिखाई देगा। ये जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये धब्बे, ये जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं, किसान भाई इसको बड़ी आसानी से देखेगा, बहुत ध्यान से देखेगा।
ये जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको गहरे लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, खूनी लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। और ये लाइन होती है पूरी लाइन। ये लाइन की चौड़ाई की बात करें तो 0.5 mm की चौड़ाई होती है और इसकी लंबाई अगर 20 mm से भी ज्यादा हो सकती है। इसकी लंबाई देखिए ऊपर तक है और ऊपर ये पत्तियां पे धीरे धीरे ये सूखना भी शुरू कर दिया है। इस बीमारी का जो नामकरण की बात करें ये माह जून में दिखाई देता है और इसे हम रेड स्ट्राइप कहते हैं। रेड स्ट्राइप बीमारी होती है, ये दिखाई देता है। और शुरुआती अवस्था में टाप राट का ये प्राथमिक संक्रमण होता है जो कि शुरुआती अवस्था में दिखाई देता है। और यही संक्रमण यदि हम किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में आ जाता है। प्रोग्रेसिव फॉर्म में आने के बाद टाप राट में ये बदल जाता है। और टाप राट जो कि गन्ने का सड़ांध रोग होता है, शीर्ष सड़ांध रोग होता है जो कि चोटी भाग सड़ जाता है बैक्टीरिया की वजह से। तो इसे टाप राट की स्थिति कब आती है? जब जुलाई के प्रथम सप्ताह में टाप राट की स्थिति आनी शुरू हो जाती है। रेड स्ट्राइप की कब, लालधारी रोग का कब शुरुआत हुई? माह जून में दिखाई दिया। जून के बाद यदि हम नियंत्रण नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ये रोग आगे बढ़ता जाता है और ये बैक्टीरिया गन्ने की पत्ती से लेकर सीधे नीचे की तरफ आता है। आप कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, ये नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे देखें आप, ये रेड स्ट्राइप नीचे की तरफ आ गया। लीफ शीट पे भी इसके लक्षण दिखाई देंगे और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा सड़ जाता है। इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो लक्षण की अगर बात करें, लीफ शीट इस तरह से लाल रंग के, ब्राउन रंग के होने शुरू हो जाते हैं। आप देखिए ध्यान से, बैक्टीरिया की वजह से ये जो लीफ शीट दिखाई दे रही है पत्रकंचुक, ये लाल रंग के धब्बे जैसे दिखाई देंगे और धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ऊपर की तरफ ये सारे लाल हो जाएंगे और धीरे धीरे करने के बाद आप देखते रहिए धीरे धीरे लाल होता जा रहा है। और बीज की पत्ती ये जो होती है, बीज की पत्ती आप देखें यहाँ पे सूखना शुरू कर दी। बीज की पत्ती जो होती है, ये बीच वाली पत्ती ये ड्राई हो रही है, सूखनी शुरू हो गई है और धीरे धीरे ये पत्ती पूरी की पत्ती सूख जाती है। जो बीज की क्राउन लीफ होती है सूख जाएगी और सूखने के बाद ये पूरा का पूरा पौधा सड़ जाता है। सड़ने के बाद इसमें से गहरे रंग की बहुत ही ज्यादा बदबू दिखाई देती है और बदबू की वजह से आप यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होता और नीचे से अंदर ये जितने चोटी के हिस्से हैं, चोटी के हिस्से हैं सबसे ज्यादा सड़ जाएंगे। सड़ने के बाद इसमें से गहरे बदबू शुरू हो जाएगा, पूरा का पूरा ये लाल हो जाता है। कभी कभी किसान भाई भ्रमित हो जाता है कि इसमें हमारे लाल सड़न रोग का आपतन आ गया है, लेकिन नहीं, लाल सड़न रोग के लक्षण जरूर होते हैं लेकिन ये लाल सड़न रोग नहीं होते हैं। ऐसी अवस्था में आप देखेंगे ये चूंकि गन्ने की किस्म है, इसमें लीफ शीट पे यहाँ भी आपतन शुरू हो गया है और धीरे धीरे ये टॉप इसका सड़ जाएगा। सड़ने के बाद जो भी बैक्टीरिया का काम होता है बैक्टीरिया करके ये टॉप खत्म हो जाएगा। यदि टॉप में गन्ने के आंखों का विकास हो चुका है तो ये ऊपर की जो गन्ने की आंखें होती हैं, बड होती हैं, यहाँ से स्प्राउट कर जाती हैं, जम जाती हैं। ऐसी अवस्था में जमने के बाद पूरे के पूरे गन्ना आखिरी अवस्था में ये सूख जाता है। तो ये तो रही टाप राट की जो अवस्था। और टाप राट के लक्षण कब आते हैं, कैसे आते हैं, ये देख रहे हैं सारे टाप राट के लक्षण किसान भाई बड़े आसानी से समझ सकते हैं। हमारे कैमरामैन इस लक्षण को दिखाएंगे। टाप राट के ये सारे लक्षण होते हैं। बैक्टीरियल राट हम जिसे कहते हैं, जो कि रेड स्ट्राइप के बाद की प्रक्रिया होती है और ऊपर का ये संक्रमण आने के बाद ऊपर धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ने के साथ जो ये चोटी की पत्ती होती है, सबसे बीच का पत्ती होता है, ये सूखना शुरू कर देगा। सूखने के साथ साथ ये शीर्ष वाला भाग जो होता है ये सड़ जाता है और सड़ने के बाद अनप्लीजेंट जो ऑर्डर होता है, अनप्लीजेंट जो बदबू होती है इतनी कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा बदबू आनी शुरू हो जाती है। अगर गन्ने के पास से आप गुजरते हैं वहां भी बदबू दिखाई दी। ऐसी अवस्था में यदि एक दो पौधे में है, जैसे एक दो पौधे में हमारे फील्ड में दिखाई दे रहा है, ऐसी अवस्था में ऊपर का हिस्सा ये जो टॉप का हिस्सा है आप यहां से काट के हटा सकते हैं। अन्यथा की दशा में ये छुआछूत की बीमारी होती है। ये बैक्टीरिया एक दूसरे गन्ने पे जाएगा। जैसे ये संक्रमित हुआ, इसके बगल वाला पौधा संक्रमित हो गया, इसके बगल वाला पौधा संक्रमित हो जाए। इस तरह से धीरे धीरे करते करते पूरा का पूरा ये गन्ना संक्रमित हो सकता है। यदि एक से दो पौधे दिखाई दे रहे हैं, ऐसी अवस्था में एक पौधे को काट के उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जिससे कि इसका संक्रमण पूरे खेत में ना पहुंच पाए। क्योंकि इसका अगर सर्वाइवल, इस बैक्टीरिया की सर्वाइवल की बात करें, ये बैक्टीरिया पहुंचता कैसे है एक जगह से दूसरे जगह, इसकी चर्चा जरूर करने की आवश्यकता है। क्योंकि किसान भाइयों को जानकारी ये होनी चाहिए ये बैक्टीरिया एक जगह से कैसे दूसरी जगह पहुंचेगा। ये बैक्टीरिया सॉइल में रहेगा। सॉइल में कम से कम 30 से 35 दिन तक ये सर्वाइव बड़ी आसानी से कर सकता है। 30 से 35 दिन तक ये सर्वाइव करता है। और ये जब बारिश का माध्यम होता है तो बारिश के माध्यम से हमारे बैक्टीरियल जो ओज होते हैं, बैक्टीरिया इस पे पाए जाते हैं। बारिश की बूंदों के माध्यम से भी ये यहाँ से वहां तक जंप कर सकता है। बारिश के माध्यम से जंप करेगा या हवा का झोंका यहाँ से अगर बैक्टीरिया, किसान भाइयों को मैं बताऊं, अगर ये ड्राई कंडीशन में बैक्टीरिया पाया जाता है तो बड़ी आसानी से हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह ये बड़ी आसानी से चला जाता है। यदि ड्राई फॉर्म में पाया जाता है, और ड्राई फॉर्म में पाया कब जाएगा, जब रेड स्ट्राइप का संक्रमण माह जून में आता है, उस समय इसका जो
ट्रांसमिशन होता है, इसका प्रसार बड़ी तेजी से होता है हवा के माध्यम से। इसमें चूंकि बरसात महीने की शुरुआत हो रही है, तो रेन वाटर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है, जिससे कि दूसरे गन्ना भी बड़ी आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। और इससे बचने की अगर हम बात करें, इसके नियंत्रण में चर्चा करना बेहद आवश्यक है। यदि इस तरह के रोग किसान भाइयों के प्रक्षेत्र पे दिखाई दे रहे हैं, तो इसको कैसे करें बचाव करने के लिए अगर हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की बात करें, जो कि एंटीबायोटिक की संज्ञा में आता है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक होती है, जो कि बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता पूरी तरह से रखती है। इस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की मात्रा कितना रखेंगे? अगर हम परसेंटेज की बात करता हूं तो 0.01% का घोल बनाना होता है 1 लीटर में। 0.01% का घोल बनाएंगे। यदि इसको हम ग्राम में बता दें, चूंकि किसान भाई ग्राम में इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो ग्राम में करने के लिए 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन होगी, जो कि ये वही पुड़िया है जो धान के खेतों में डाला जाता है। और ये 6 ग्राम की पुड़िया होती है, जिसमें टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉम्बिनेशन होता है। टेट्रासाइक्लिन उसमें 10% होगा और स्ट्रेप्टोमाइसिन 90% होता है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन आता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का। 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेने के बाद अगर हम 10 लीटर पानी में डालते हैं, तो ये जो इसकी प्रतिशतता होती है, इसकी सांद्रता होगी 0.01% की हो जाती है। इसको हम सीधे स्प्रे कर सकते हैं, या इसको और क्रियाशील बनाने के लिए इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को भी मिश्रित कर सकते हैं। 0.2% का घोल बना के, या किसानों के लिए यूं भाषा में हम सरल भाषा में इसको कहते हैं, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिलाने के बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोनों को मिश्रित करने के बाद अगर इस पे स्प्रे करता है, तो बहुत ही आसानी से शीघ्र ये समाप्त हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक के साथ आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बड़ी आसानी से नुकसान हो सकता है। ये परमाल पंडित जी पूछ रहे हैं कि सर पोक्का बोइंग नामक रोग का प्रकोप हो रहा है हमारे यमुनानगर शुगर मिल क्षेत्र में हो रहा है, उपचार बताएं इसका। पोक्का बोइंग के बारे में ये कंट्रोल पूछना चाह रहे हैं। पोक्का बोइंग के लक्षण बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही विशुद्ध रूप से दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन हमारे पास आएंगे और पोक्का बोइंग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कंट्रोल की बात कर रहे हैं ये। अगर लक्षण ये है, उसके कंट्रोल की अगर हम बात करें, पोक्का बोइंग पे एक कार्यक्रम हमारा बृहद हो जाएगा। पोक्का बोइंग कंट्रोल की अगर बात करें, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की मैंने अभी चर्चा किया, 2 ग्राम प्रति लीटर लेके आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य फफूंदीनाशक की अगर हम बात करते हैं, तो कार्बेंडाजिम 0.1% का घोल बना के 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप स्प्रे करें। 2 बार 15 दिन के अंतराल पे 2 बार कर देते हैं, तो इस सीजन के लिए पोक्का बोइंग का नियंत्रण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। राम सिंह राजपूत पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारे गन्ने की पत्ती पे सफेद सफेद छोटे छोटे धब्बे बने हुए हैं, और वो उसका क्या उपाय है? तो वो माइट ही है जो अभी पूरी चर्चा हुई है। हाँ, तो उसकी चर्चा में बता दूं आपको कि अगर छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो इस समय माइट है अंदर 6 से 8 पाए जाते हैं, वो अंदर से चली गई होगी। केवल उसके जो घरौदे हैं, ऊपर के धब्बे हैं, वही दिखाई दे रहा हो। वो हैवी रेन में वो भी साफ हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हैवी रेन होता है तो माइट की समस्या कम होने लगती है। विकास वर्मा जी पूछ रहे हैं थ्रिप्स का क्या नियंत्रण है? थ्रिप्स के बारे में थ्रिप्स के लिए मैंने चर्चा थोड़ा सा हल्का सा किया था। थ्रिप्स के लिए चूंकि ये ज्यादा उच्च तापमान में दिखाई देता है, अगर अभी भी दिखाई दे रहा है, चूंकि ये जुलाई का प्रथम सप्ताह है, तो आप इमिडाक्लोरबिड का भी इस्तेमाल करके स्प्रे कर सकते हैं 150 से 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 625 लीटर पानी में। उसके अलावा प्रोफेनोपास साइपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोरोपाइरिपास और साइपर का भी मिश्रण बना के हम स्प्रे कर सकते हैं। या हैवी रेन अगर हो जाता है, तो किसी भी दवा का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ये थ्रिप्स स्वतः ही चले जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये मुन्ना लाल कुशवाहा जी कह रहे हैं कि टॉप राट के लिए स्प्रे, चूंकि गन्ना बहुत बड़ा हो गया है, इस स्थिति में स्प्रे कैसे करें? पावर स्प्रेयर से ही स्प्रे हो सकता है इस समय, चूंकि पोक्का बोइंग की बीमारी भी आती है, टॉप राट की भी बीमारी आती है, इसके अलावा अन्य फफूंदी जनित बीमारी भी आती है। जिससे बचने के लिए आप ट्रैक्टर माउंटेड जो पावर स्प्रे होता है, उसी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारी सलाह यह है कि इस समय इस्तेमाल जब भी हम करेंगे, तो उसमें और अन्य उर्वरक की मात्रा भी हम मिला सकते हैं, जिससे कि एक साथ कई काम हो सकते हैं आपको, तो आप पावर स्प्रे से करें। रंजन देसवाल भी जुड़े हुए हैं कार्यक्रम से। एक सवाल इनका मनिंदर दुबे जी का है कि 15/023 के मिडरिप में रेडिस अपीयरेंस डार्सल और वर्टिकल वेंट्रल व्यू में दिखाई पड़ रहा है, बट इट इज नॉट रेड डॉट। ये क्या कहना चाह रहे हैं? मिडरिप में मैं समझ रहा हूँ, मिडरिप पे आप लाल लाल धब्बे दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे अगर मिडरिप की बात करें, तो यहाँ पे लाल लाल धब्बे दिखाई दे रहे होंगे। ये लाल लाल धब्बे किसी भी तरह के लाल सड़क के रोग नहीं है, वो किसी भी एफिड या किसी भी इंसेक्ट के लक्षण हो सकते हैं। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के वो रोग और इंसेक्ट का प्रभाव ज्यादा प्रभाव नहीं है। ये अमित सिंह जी हैं, ये कुंभी चीनी मिल से कह रहे हैं गन्ने की बढ़वार के लिए। देखिए गन्ने की बढ़वार की, गन्ना अगर स्वस्थ है, अगर आपने उस पर फर्टिलाइजर की सारी डोज डाल दी है, तो अब तो मानसून काल में तो गन्ना चूंकि 1 सप्ताह में लगभग 4.5 पौने 5 इंच प्रति सप्ताह की दर से बढ़ता है,
तो ये मानसून काल में गन्ने की पैदावार अपने आप बहुत तेजी से होती है, बशर्ते आपको ध्यान रखने की जरूरत है कोई कीट या रोग का प्रकोप गन्ने में ना हो। एक प्रशांत भाल जी पूछ रहे हैं कि टॉप बोरर वाली तितली कब तक नजर आती रहेगी खेतों में? अब टॉप राट की अभी अगस्त में तीसरी पीढ़ी चल रही है, और तीसरी पीढ़ी जो 10 से 12 दिन का उससे में टाइम होता है एक लाइन से लेके, और जब तितलियों वाली उसके बाद जब अगस्त अब आने ही वाला है, क्योंकि ये अगस्त तक दिखाई देगी। अब तितली पीरियड धीरे धीरे समाप्त होने वाली है, उसके बाद ये इसके ऑप्शन शुरू दिखाई देने लगेंगे। पंकज पुंडीर जी, आप एक प्लासी बोरर के बारे में हम एक डिटेल कार्यक्रम करेंगे आपको, अभी इसका चूंकि दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये बिहार और पूरी यूपी में दिखाई पड़ रहा है, ये बता रहे हैं। हम इसके बारे में एक बृहद कार्यक्रम करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे कि उसके लक्षण क्या हैं और किस तरीके से उसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जितने भी सवाल आए थे लोगों के, काफ़ी लोगों ने इस कार्यक्रम की सराहना की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये प्रमोद कुमार मौर्य पूछ रहे हैं कि पत्तियां आपस में लिपटी हुई हैं, ये कौन सा रोग है? अगर पत्तियां पॉइंटेड हैं, ऐसे लिपट गई हैं, दोनों पत्तियां आपस में इस तरह से लिपट गई हैं, आप देखेंगे इस तरह से लिपट गई हैं, ये थ्रिप्स की वजह से भी लिपट जाती हैं, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बारिश होगी ठीक हो जाएगा। अगर किसी भी तरह से अगर पोका बोइंग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करके उस लिपटे हुए जो पत्ती का लपेट रोग होता है, सारी पत्तियां एक दूसरे से लिपट जाती हैं, तो उससे भी हम बचाव कर सकते हैं किसी फफूंदीनाशक का स्प्रे करके। ये विकास वर्मा कहना कि सर बैक्टीरियल रॉट क्या होता है? अभी बैक्टीरियल रॉट की चर्चा हम लोग बैक्टीरियल रॉट यही होता है जिसकी चर्चा हम किए हैं। आप आराम से इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो बहुत आसानी से आप पहचान कर लेंगे, पहचान के साथ साथ नियंत्रण भी कर सकते हैं। अंकुर चौधरी जी कह रहे हैं कि पोका बोइंग की कितनी स्टेज होती है? 3 स्टेज होती है। पोका बोइंग की 3 स्टेज होती है, जो कि क्लोटिक स्टेज है, दूसरा एक्यूट फेज है, तीसरा नाइफ कट स्टेज है। तीनों स्टेज की किसी फेसबुक लाइव में चर्चा किया जाएगा। इम्तियाज अली जी, ठीक है, गन्ने की बधाई पे हम एक प्रोग्राम करेंगे, बृहद प्रोग्राम करेंगे, आपको बधाई करते हुए दिखाएंगे। इसमें आज का कार्यक्रम बहुत ही अमित कुमार का आज का कार्यक्रम बहुत ही जानकारी वाला रहा, धन्यवाद। बिल्कुल हम लोगों का ये प्रयास होता है कि हम आपको जो व्यवहारिक जानकारी है फील्ड में जा कर के दें, ताकि आप उससे अपने खेतों में उतार सकें, बजाय इसके कि हम कोई लेक्चर दे के और अपनी खाना पूर्ति करें। हमारा ये प्रयास होता है कि हम जो बताएं वो आपकी समझ में आए और वो आप अपने गन्ने खेती में उपयोग करें। यही हम लोगों का प्रयास है, यूपीसीएसआर का यही प्रयास है, यहाँ के वैज्ञानिकों का यही प्रयास है। और कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आज के कार्यक्रम? नहीं, अभी ध्यान देने की जरूरत है हमें। सबसे ज्यादा जो बीमारियां चल रही हैं, और बीमारी के साथ साथ कीट का आपतन, बहुत सारे कीट का आपतन होगा, तो ज्यादातर इससे निगरानी करने की जरूरत है। फसल की निगरानी दिन प्रतिदिन रोज करें, प्रातः बेला में करेंगे सबसे ज्यादा बेहतर है कि जितने भी हमारे कीट होते हैं ये प्रातः बेला में ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर समय से निगरानी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से उसकी पहचान भी कर सकते हैं, और पहचान के साथ साथ उसके नियंत्रण निश्चित रूप से करेंगे, जिससे कि आपकी जो बढ़वार काल चल रहा है गन्ने का, जुलाई अगस्त सितंबर में गन्ने की बढ़वार निश्चित रूप से बढ़ेगी, यदि यह कीट और रोग से वो फ्री रहता है, मुक्त रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए, और आप सभी किसान भाइयों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मंगलवार को हम पुनः मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।